हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को आते हैं, हमने यहाँ पे क्लास 11th फिजिक्स का जो कोर्स है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले ऑलरेडी मैं यहाँ पे 2 लेक्चर ले चुका हूँ यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के। आज हमारा ये लेक्चर 3 रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। आज अपन यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हैं। आज अपन यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की, और उसके ऊपर बेस्ड अपन यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल भी करने वाले हैं। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आती है तो। और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सो देखिए, कल अपन ने यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखा था, और साथ में जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस अपन ने यहाँ पे बनाना सीखा था कि डायमेंशन को यहाँ पे कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, कल जितनी भी डायमेंशन मैंने आपके लिए यहाँ पे बताई थी उन सभी को मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के अंदर मेंशन कर दिया है। साथ ही में कुछ यहाँ पे नई क्वांटिटीज़ भी है जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि उनके यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है। देखिए, तो कल हमने जो जो क्वांटिटीज़ पढ़ ली थी इनको एक बार उनको अपन रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास देखिए एरिया के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L2। वॉल्यूम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L3, या फिर आप इसको लिख सकते हो M0 L3 T0। ओके। नेक्स्ट फोर्स के लिए मैंने आपको याद करवाया था M1 L1 T-2। ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसेलरेशन की। तो एसेलरेशन के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होगा L1 T-2। इन सब के मैं आपको डिराइव करा चुका हूँ कि कैसे इनको डिराइव करना है। वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L1 T-1। वर्क का हमारे पास हो जाता है M1 L2 T-2। देखिए, वर्क और एनर्जी दोनों का क्या होता है, सेम यहाँ पे होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, M1 L2 T-2। नेक्स्ट बात करें मोमेंटम की। तो मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा आपको, P इज इक्वल टू हमको क्या यूज़ करना है, M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाता है, M1 L1 T-1। ओके। नेक्स्ट हम यदि यहाँ पे बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है MVR। ओके। सो इसका हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है इसको अपन को किससे और मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम की हमारे पास डायमेंशन क्या थी, M1 L1 T-1। तो अगर इसको एक और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इट विल बिकम M1 L2 T-1। ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कल मैंने आपको बता दी थी, ये क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, θ/t। अब चूंकि हमारा एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो ओनली टी के यहाँ पे डायमेंशन आएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, T-1, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। देखिए ओमेगा हमारे पास क्या था, θ/t। अल्फा की वैल्यू क्या थी, ω/t, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, T-2। नेक्स्ट हम बात करते हैं यंग मॉडुलस की। तो देखिए यंग मॉडुलस में आपको बता देता हूँ क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, है ना। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। मैं नीचे लिख देता हूँ अलग से आपके लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे यंग मॉडुलस की, पहले हम इसको जब इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। यंग मॉडुलस, तो देखिए ये होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे स्ट्रेस की, तो देखिए स्ट्रेस हमारे पास होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ ओनली स्ट्रेस की, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं ओनली स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखिए फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाती है, M1 L1 T-2, और एरिया की देखिए क्या होती है, L2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, तो इट विल बिकम M1 L-1 T-2। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, स्ट्रेस की हो गई। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन हमारे पास होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये चेंज इन डायमेंशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे लेंथ हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे एरिया हो। तो सिंपल मैं आपको लेंथ का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और देखिए लेंथ को भी मैं मेजर करूँगा L में, और जो नीचे लेंथ है वो भी L में मेजर होगी। तो देखिए यहाँ पे L की पावर क्या हो गई, 0। इसलिए स्ट्रेन के लिए आपको ध्यान रखना है कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशनलेस। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, ये डायमेंशन लेस तो है ही सही, साथ ही में ये क्वांटिटी है यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। तो देखिए अगर मैं यंग मॉडुलस की बात करूँ तो देखिए स्ट्रेस की डायमेंशन हमारे पास क्या आई, M1 L-1 T-2। अब चूंकि स्ट्रेन की यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही किसकी हो जाएगी, यंग मॉडुलस की यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए सो अगेन अब टेबल पे चलते हैं। सो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे यंग मॉडुलस की। तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन देखिए कितनी आई है, M1 L-1 T-2। स्ट्रेस में आपको बता चूंगा, स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1 L-1 T-2। देखिए दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है,
क्योंकि जो स्ट्रेन होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल की हम बात करें तो एंगल भी देखिए डायमेंशन लेस होता है, इसकी भी कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछना पे चाहूँगा, एंगल यहाँ पे डायमेंशन लेस तो है, क्या एंगल यहाँ पे यूनिट लेस भी है क्या? ये एंगल की यूनिट भी नहीं होती क्या? क्योंकि अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन यहाँ पे डायमेंशन लेस तो है, साथ ही में यूनिट लेस भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो देखिए एंगल यहाँ पे डायमेंशन लेस तो होता है, लेकिन एंगल यहाँ पे यूनिट लेस नहीं होता है, क्योंकि एंगल की यूनिट आप लोग यहाँ पे काम में लेते हैं रेडियन। तो एंगल यहाँ पे यूनिट लेस नहीं है, लेकिन ये कैसा है? डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पर एक सवाल राइज हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको यहाँ पे ऑलरेडी नहीं बताया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, इसको सिंपली लिखा जाता है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल I से। इसको अपन रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ओके, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, mr²। अच्छा, मास के लिए हमको क्या लिखना है, m1 r² यानी कि l का स्क्वायर। सो देखिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, m1l2। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml2, m1l2, ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई थिंक आप सभी लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो जाएगा, m1l2। तो देखिए मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पे बता दी है। आप चाहे तो और क्वांटिटीज़ के अगर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्वांटिटीज़ के अगर आपको यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है तो आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ के अंदर यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो गिवन है। उसके अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 40 क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अब आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्लास 11 की फिजिक्स में आगे बढ़ते जाते हैं, आप सभी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे स्टडी करते जाते हैं और आप उनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने भी सीख जाते हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर अपन ने जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे पढ़ी है, जो 17 क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ऐसा नहीं कि हम इनको पढ़ेंगे नहीं। हम यहाँ पे आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन के बाद वेक्टर हो, काइनेमेटिक्स हो, सर्कुलर मोशन हो, वर्क ऑफ एनर्जी हो, NLM हो, इन सभी के अंदर अब इन सारी क्वांटिटीज़ को ही हमको स्टडी करना है। तो वहाँ पर भी दोबारा मैं आपको इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा, और जो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला रह गए उनको भी अपन आगे जाकर के यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको दो चीज़ें और बताने वाला था। कल मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे पास जो मेन बेस यूनिट होती है वो तो 7 यहाँ पे यूनिट होती है। उसके अलावा जो भी यूनिट्स होती है उनको अपन ने डिराइव्ड यूनिट यहाँ पे बोला है। लेकिन हमारे पास दो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। ठीक है ना, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यहाँ पे यूनिट होती है, जिसके अंदर एक हमारे पास यहाँ पे यूनिट है प्लेन एंगल, और एक सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास होती है सॉलिड एंगल। तो देखिए दोनों के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंस सीखते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या है और इनकी यहाँ पे यूनिट्स क्या होती है। तो देखिए प्लेन एंगल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगर आप मेरी ये मॉनिटर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन क्या है, एक प्लेन ही है। सो इस प्लेन के अंदर अगर मैं यहाँ पे दो लाइन्स के बीच में एंगल ड्रॉ करूँ तो दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो ये क्या हो गया, 2D शेप हो गई है ना। प्लेन एंगल कैसी शेप है, 2D शेप है। तो 2D के अंदर हमारे पास दो लाइन्स अगर हैं तो दो लाइन के बीच में यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू रेज दैट लाई इन द सेम प्लेन। दोनों क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए, एंड हैव अ कॉमन पॉइंट, जिनका कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन यहाँ पे वर्टेक्स इनका होना चाहिए। अच्छा, मुझे अगर इस एंगल की वैल्यू निकालनी तो एंगल हमारे पास क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, यहाँ पे आर्क क्या होगा, आर्क की वैल्यू यहाँ पे एस गिवन है। आर्क यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसको बोलेंगे अपन आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए आर्क लेंथ है, इसको भी किसमें मेजर किया जाएगा, लेंथ में, और जो रेडियस है उसको भी मेजर किया जाएगा लेंथ में। तो देखिए लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कैंसिल आउट, इसलिए एंगल कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। लेकिन ये यूनिट लेस नहीं होता, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन यहाँ पे होती है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पे बनता है, क्या यहाँ पे एंगल डायमेंशन लेस है या फिर एंगल यहाँ पे यूनिट लेस है। तो ध्यान रखना है, एंगल यहाँ पे डायमेंशन लेस होता है, लेकिन एंगल यहाँ पे यूनिट लेस नहीं होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ सॉलिड एंगल के बारे में। तो देखिए सॉलिड एंगल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये आपको डेरिवेशंस करने में काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट के डेरिवेशन करोगे कई बार तो वहाँ पे सॉलिड एंगल का यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि कोई एरिया अगर यहाँ पे एंगल सबटेंड करता है तो उसको अपन यहाँ पे सॉलिड एंगल बोलते हैं। देखिए सॉलिड एंगल को अगर मैं डिफाइन करूँगा तो ये डिफाइन होगा 3D शेप्स के लिए, ये डिफाइन होता है 2D शेप के लिए। सो अगर हम बात करें 3D शेप, लाइक हमारे पास स्फेयर हो सकता है या फिर कोई भी जो शेप है उसका अगर हम कोई एरिया ले लें तो वो एरिया यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको अपन बोलेंगे सॉलिड एंगल। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरिया लिया है तो देखिए ये एरिया यहाँ पे O पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इन द 3D शेप, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ओके, अ सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट अ पॉइंट इन स्पेस। कहाँ पे लेंगे हम इसको, स्पेस में लेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सरफेस। हमको क्या लेना है, ऊपर तो एरिया लेना है और वी कैन से प्रोजेक्टेड एरिया
डिवाइड बाय हमको यहाँ पे लेनी है जो डिस्टेंस है r, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी L2 और r स्क्वायर भी क्या हो जाएगा L2। तो देखिए L2 से L2 कैंसिल आउट हो गया। सो अगेन हमारे पास जो सॉलिड एंगल है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, लेकिन ये यूनिट लेस नहीं होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन और इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। ये जो सिंबल है वो ओम का सिंबल भी होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल भी होता है, जिसको अपन यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सो आई थिंक आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल डिफाइन किया जाएगा 2D के लिए, सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाएगा 3D के लिए। दोनों ही कैसी यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। दोनों यहाँ पे डायमेंशनलेस होती है, लेकिन ये यूनिटलेस नहीं होता है। प्लेन एंगल की यूनिट यहाँ पे रेडियन होती है और जो हमारे पास सॉलिड एंगल होता है इसकी यूनिट यहाँ पे स्टेरेडियन होती है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम यहाँ पे जो डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे उसकी यहाँ पे हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन अपन को यहाँ पे स्टडीज़ की करनी है। तो एक एक करके हम चलिए सारी एप्लीकेशन की यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है टू फाइंड यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो उसका यूज़ करके हम उसकी जो यहाँ पे यूनिट है उसको फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या करा, यूनिट से हमने यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखा है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे उस क्वांटिटी की यूनिट भी लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। तो देखिए हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स की, तो देखिए फोर्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा, m1L1T-2। मैं बोल रहा हूँ ना इसको, तो याद ही कर लीजिए। चलिए तो देखिए मास की अगर मैं बात करूँ तो मास को हम किससे डिनोट करेंगे, देखिए kg से। जो हमारे पास लेंथ है इसको डिनोट किया जाता है मीटर से, तो kg मीटर। और देखिए यहाँ पे t की पावर -2 यानी कि हम क्या लिखेंगे, सेकंड की पावर -2। तो देखिए इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है kg मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। इसको इस प्रकार भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। सो देखिए हमने यहाँ पे इसकी डायमेंशन फॉर्मूला का यूज़ करके क्या निकाल ली, इसकी यहाँ पे ऐसा यूनिट को अपन ने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। ये जो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं न्यूटन। फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। या फिर इसको लिखा जा सकता है kg इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। सो हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको निकाल सकते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट एप्लीकेशन आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ जिसको आप सोल्व करके मुझे डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं m1L2T-2। तो आपको बताना है कि ये यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला कौन सी क्वांटिटी का है, साथ ही में इसकी ऐसा यूनिट क्या है, और यहाँ पे इसको ऐसा यूनिट में किस और टर्म में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे बताइएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए सेकंड एप्लीकेशन हमको यहाँ पे बात करनी है टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस कर करके हम यहाँ पे जो डायमेंशनल कांस्टेंट है या फिर जो फिजिकल यहाँ पे कांस्टेंट है उनकी डायमेंशंस अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके मैं आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जिनके अंदर अपन यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है उसको निकालना यहाँ पे सीखेंगे। ओके, जो फिजिकल कांस्टेंट है उनकी डायमेंशन अपन यहाँ पे निकालना सीखेंगे। सो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक सेकेंड। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे जाके, F = G m1m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। देखिए हमारे पास अगर 2 मासेस हों m1 m2 और इनके बीच का सेपरेशन अगर हमारे पास स्मॉल r हो, तो इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है F = G m1m2/r स्क्वायर। यहाँ पे F है ग्रेविटेशनल फोर्स, G यहाँ पे होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M यहाँ पे मासेस है और R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। सो हमको यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके यहाँ पे जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये G जो है ये फिजिकल कांस्टेंट होगा, इसके अपन को यहाँ पे डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मैंने बोला आप इसको याद कर लीजिए, बहुत बार काम आएगा। फोर्स की डायमेंशन m1L1T-2। अच्छा G की तो हमको फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अच्छा मास की अगर बात करूँ तो मास यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। सो मास की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय लेंथ में यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम है। सो ये क्या हो जाएगा, L की पावर 2। तो देखिए हम यहाँ पे जो नॉर्मल इक्वेशन सोल्व करते हैं उसी प्रकार हमको करना है। इस L स्क्वायर को हमको ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और M स्क्वायर को नीचे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे G की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m1L1T-2। देखिए ये L2 तो जाएगा मल्टीप्लाई में और डिवाइड बाई क्या चल जाएगा, m2। सो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास G की डायमेंशन देखिए क्या निकल के आ जाएगी, m2 ऊपर जाएगा तो m की पावर -2, सो इट विल बिकम m की पावर -1। L1 और L2 मिलके क्या बन जाएंगे, L3 एंड T-2।
सो देखिए ये हमारे पास डायमेंशन आ गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की m-1 L3 T-2। चलिए हम एक और क्वांटिटी यहाँ पे सीखते हैं। चलिए एक क्वांटिटी अपन यहाँ पे और सीखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें आइडियल गैस इक्वेशन, इसको अपन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स या फिर केटीजी वाला जो चैप्टर है वहाँ पे स्टडी करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटीज बता देता हूँ कौन क्वांटिटी यहाँ पे क्या है। P यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। V यहाँ पे है वॉल्यूम। N यहाँ पे होता है नंबर ऑफ मोल। R यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T यहाँ पे होता है टेम्परेचर। मैं एक बार आपको यहाँ पे क्वांटिटीज बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए P यहाँ पे है प्रेशर। अच्छा, प्रेशर की डायमेंशन हमने क्या लिखी थी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी डायमेंशन हमने निकाली थी m1 L-1 T-2। ये प्रेशर की यहाँ पे क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। ओके, आप चाहे तो टेबल के अंदर देख सकते हैं, हमने इसका डायमेंशन यहाँ पे निकाला भी था। पहले हमने कल निकाला था इसकी प्रेशर की डायमेंशन। देखिए ये रही। फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी आएगी, m1 L-1 T-2। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ उनको जाकर के जरूर देखिएगा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं V की। तो V यहाँ पे देखिए क्या है, वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L3। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे N बताया, N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो इसको सिंपल हमको क्या लिखना है, MOL, क्योंकि ये तो मोल ही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के लिए हमको डायमेंशन फॉर्मूला काम में लेना है, या तो आप इसको कैपिटल K लिख सकते हो या फिर आप इसको थीटा लिख सकते हो, दोनों यहाँ पे चल जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसकी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमको यहाँ पे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R क्या होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमको यहाँ पे R की जो है डायमेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सब डायमेंशन हमको यहाँ पे रख देनी है। देखिए R का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो देखिए R की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, P × V डिवाइड बाय N × T। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। प्रेशर की क्या है पहले तो m1 L-1 T-2। वॉल्यूम की क्या है, L3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल के लिए हमको सिंपल लिखना है MOL और T के लिए हमको लिखना है K। चलिए इनको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए क्या बन जाएंगी R की डायमेंशन। सबसे पहले L को सोल्व कर लेते हैं। देखिए L की पावर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इट विल बिकम m1 L2 T-2 MOL -1 K -1। सो देखिए ये हमारे पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। सो देखिए हम यहाँ पे जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट है जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया R, इनकी अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक आपको मैं इसके लिए यहाँ पे होमवर्क देता हूँ जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो एक एग्जाम्पल आप सभी लोगों को सोल्व करके आना है। हमारे पास विस्कस फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV। मैं आपको यहाँ पे सारी क्वांटिटी बता देता हूँ। F यहाँ पे होगा फोर्स, या फिर अब इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स, जिसको अपन फ्लूइड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ईटा, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। R यहाँ पे हो जाएगा रेडियस और V यहाँ पे होती है वेलोसिटी। सो सारी क्वांटिटी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है। आपको यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसकी डायमेंशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और यदि आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। सो आज के लेक्चर के अंदर अपन यहाँ पे कुछ और डायमेंशन अपन ने यहाँ पे सीखी है क्वांटिटीज़ की, साथ ही में अपन यहाँ पे प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा है। साथ ही में अपन यहाँ पे 2 एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे इसकी जो बची हुई 2 एप्लीकेशन है उसको भी यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे, और साथ ही में अपन यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल भी सोल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कंटिन्यूसली जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। यदि कोई डाउट रहता हो तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।